अतिथि इस सभागार में आ चुके हैं। विज्ञान भारती के छठे राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए इस विश्व शांति स्तूप में इसरो के चेयरमैन माननीय एस सोमनाथ जी का आगमन हो चुका है। उन्हीं के साथ डॉक्टर वी के सारस्वत, मेंबर नीति आयोग, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी, श्री सुनील अंबेकर जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विज्ञान भारती के महासचिव विवेकानंद पै, सभी का आगमन हो चुका है। विज्ञान भारती स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ भारत, इस छठे राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन कार्यक्रम में उपस्थित हमारा देश का गर्व, जिनकी वजह से आज हम विश्व में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए जाने जा रहे हैं, ऐसे सम्माननीय व्यक्तिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनमें से पहली बार मंच में जिनका आगमन हुआ है, उनका मैं स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी श्री एस सोमनाथ जी का स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी जी से निवेदन करता हूं कि वो आके सोमनाथ जी का स्वागत करें। हमारे बीच में नीति आयोग के मेंबर और हम सब के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध डॉक्टर वी के सारस्वत जी का आगमन हुआ है। उनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर रामचंद्र पुजेरी, वाइस चांसलर MIT, प्रो वाइस चांसलर MIT से अनुरोध करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। और विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री शिव कुमार जी का स्वागत करने के लिए मैं श्रीमती मीना माड़गांवकर जी से अनुरोध करता हूं कि वो आकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। मंच को अमन बैठने के लिए कहता हूं। इस विज्ञान भारती के छठे राष्ट्रीय अधिवेशन के समारोह में, जिनकी वजह से जिस प्रांगण में विज्ञान भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हो रहा है, उनके संस्थापक प्रोफेसर विश्वनाथ कराड जी को विज्ञान भारती की तरफ से हम सम्मानित करना चाहते हैं, जिसके लिए सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी और पूरे मंच को मैं आमंत्रित करता हूं कि उनको सम्मान पत्र विज्ञान भारती की तरफ से इस मंच से किया जाए। इस सम्मान पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने उद्धृत करता हूं। द विज्ञान भारती टेक्स द प्राइड and pleasure in presenting the citation of honor to Professor Dr. Vishwanath D. Karad, Founder President of MAIR MIT's World Peace University, Pune, India, for his unparalleled contribution to education, interfaith harmony and universal brotherhood. Vigyana Bharati wishes to express its sincere appreciation to Professor Dr. Vishwanath D. Karad's simplicity, humility, and eternal spirit of service to the mankind, and once again expresses its gratitude to this
visionary educationist and outstanding individual from Pune, India. इस सम्मान के साथ विज्ञान भारती आपके ऊपर गर्व महसूस करती है सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान भारती एक ऐसा संगठन बन गया है कि विज्ञान भारती विज्ञान से जुड़े हुए महानुभावों को लेकर सतत रूप से कार्य करता है, और उसमें इस साल विज्ञान भारती ने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी के ऊपर किताब प्रकाशित की गई है, और वो किताब हमने विद्यार्थी विज्ञान मंथन के लिए एक पाठ्यक्रम के रूप में सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। और ये सौभाग्य है कि इसको लिखने के लिए भी विज्ञान भारती के कार्यकर्ता ही आगे आए हैं, और इस मंच से मैं उनका भी सम्मान करना चाहते हैं विज्ञान भारती। तो उनके लेखक जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, डॉक्टर के वेंकटरमन, प्रोफेसर एट फिजिक्स एट PMB गुजरात, गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर, एंड ऑल्सो द एडिटर इन चीफ ऑफ विद्यार्थी विज्ञान मंथन। डॉक्टर नंदिनी फंडसे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ PMB Gujarati Science College Indore, and she is also a writer and co-editor of VVM. I also invite Deepa Vanjani, head of the English department of PMB Gujarati Science College Indore, and also poet, writer and freelancer journalist. Today we are releasing the translated version of the book Shanti Swarup Bhatnagar, published by Vigyan Prasar, and it is translated in Marathi by Narendra Gole, retired scientific officer of Bhabha Atomic Research Center, and Hindi translation is by Amritanshu Vajpayee, director of Sky Foundation, Lucknow. और मैं सभी मंच पे उपस्थित महानुभावों को आग्रह करता हूं कि इस किताब को, और लेखकों से भी अनुरोध करता हूं कि आप और मैं चाहूँगा कि विज्ञान भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत से सृष्टि ज्ञान करके मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, जिसका इतिहास लगभग पिछले 99 साल से निरंतरता से इसका प्रकाशन हो रहा है। ऐसी मराठी पत्रिका का भी विमोचन यहाँ पर हो, उसके लिए मैं मंच को आमंत्रित करता हूँ, और इनकी टीम के सदस्य अगर उपस्थित हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं और सृष्टि ज्ञान जो मासिक पत्रिका है पश्चिम महाराष्ट्र विज्ञान भारती की ओर से निरंतरता से पिछले 99 साल से प्रकाशित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अधिवेशन विज्ञान भारती के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का क्षण होता है, और इस समय हम विज्ञान भारती के विचार और हम क्या मैसेज समाज में लेकर जाना चाहते हैं उसके लिए निरंतरता से या ऐसे अधिवेशनों में विस्तृत चर्चाएं और चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मैं विज्ञान भारती के महासचिव श्री विवेकानंद पै जी से आमंत्रित करता हूं कि वो उस अधिवेशन का वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत करें। At the 6th National Convention of Vijnana Bharati on 22nd and 23rd of June, we started at 10 o'clock yesterday on 22nd June, and now we are coming to a close with the end of this function. We had around 10 sessions. It started with Adarani Mani Suresh Soni ji's lecture on Samagra Vikas ki Bharatiya Avadharana, Vijnana Bharati ki Bhumika. At 11:30 we had the inaugural session
Dr. Abhay Karandikar, Secretary DST, as well as Dr. Madhu Kulkarni, Adaraniya Vijay Bhatkar ji, Mentor Vigyan Bharati, then Professor Vishwanath Karad ji, and Dr. Shekhar Mande, Adaraniya Adhyaksh Vigyan Bharati. They graced the inaugural session. We had 3 sessions on different topics. One was on energy, green energy, hydrogen energy, EV, and energy security. The session was chaired by Dr. Ashish Lele, Director NCL. We had Padma Shri Janak Palta, Magellan. We had Dr. Arup Mishra, Dr. A.K. Mishra, and Dr. Adarsh Palvich of Punjab Pollution Control Board. We had another session on science, technology, innovation, education, rollout of NEP, which was chaired by Dr. R.A. Ramnath Mashalkar ji, Professor Mangesh T. Karad, and Dinesh Saklani ji, NCRT Director, also participated in the session. We had another session on climate change, lifestyle for environment and water, which was chaired by Dr. R. Krishnan, Dr. Gajanan Dange, and Dr. J.R. Bhatt and Dr. Narmada Prasad Shukla participated in that session. On the first day evening, we had a very wonderful session on science and spirituality. In that session, we had the opportunity to hear Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Science and Technology. Also, Pujya Swami Srikantananda ji, Head Ramakrishna Mutt, Pune, delivered the keynote address. Dr. Satish Reddy, former Chairman DRDO, also presided over that function. We had a resolution passed on the role of teacher as a mentor for transformation in education. We had 2 sessions on organization, one on 22nd and one on 23rd. We are having the valedictory session today. Fortunate to have Dr. Somnath, Chairman ISRO, Dr. V.K. Saratwat, Member Niti Ayog, Dr. Shri Adaraniya Sunil Ambekar ji, Akhil Bharatiya Prachar Pramukh, Rashtriya Swayam Sevak Sangh, our mentor, Dr. Vijay Bhatkar, the founder of this institution, Vishwanath Karad ji, our Honorable President, Dr. Shekhar Mande, and Shiv Kumar Sharma ji, National Organization Secretary, Vigyan Bharati. We had 1,227 delegates coming from Ladakh to Tamil Nadu and Gujarat to Northeast, Assam, Tripura, as well as Andamans. And this reflects the spread of activities of Vigyan Bharati. We also had a session in which many of the key programs of Vigyan Bharati, only 5 or 6 of them were presented. So that in a gist is the activities of the 2 days of the 6th National Convention of Vigyan Bharati. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। राष्ट्रीय अधिवेशन, जैसे मैंने कहा कि वो ऐसा मंच है कि जहाँ पर विज्ञान भारती की कार्यक्रमों की घोषणा भी होती हैं और संगठनात्मक निर्णय भी होते हैं, जिसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी से आमंत्रण करता हूं कि अपना उद्बोधन और संगठनात्मक घोषणाओं के लिए वो मंच पर आए। विज्ञान भारती के इस 6वें अधिवेशन के समापन अवसर पर मंच पर विराजमान जिनकी उपलब्धियों के कारण से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय
एक गगनचुंबी इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। इसरो के चेयरमैन आदरणीय एस सोमनाथ जी, नीति आयोग के मेंबर, हम सब लोगों को विभिन्न समयों में दिशा निर्देशित करने वाले आदरणीय वी के सारस्वत जी, मंच पे विराजमान विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर मांडे जी, और मुझे ध्यान में आता है कि 2003-04 में विद्या भारती नाम की एक संस्था के साथ में जब मैं काम कर रहा था तो एक आकाश नाम का एक सॉफ्टवेयर ऐसा हम लोगों ने डेवलप किया था। आदरणीय विजय भटकर जी के साथ उस समय से काम करने का मुझे मौका मिला था। उस समय विद्या भारती की टेक्निकल एजुकेशन के साथ, साइंस एजुकेशन के साथ में मैं जुड़ा हुआ था। तो विज्ञान भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब लोगों के मेंटर परम आदरणीय डॉक्टर विजय भटकर जी, मंच पे विराजमान हमारे नव निर्वाचित महासचिव श्री विवेकानंद पई जी, और जिनके स्नेह के कारण से हमारा ये 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। एक 20-25 दिन पहले जब मैं पहली बार इस स्थान को देखने के लिए आया था तो एक अलग प्रकार का रोमांच महसूस होता था। कई बार एजुकेशन के सिस्टम में हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे जैसे क्वालिटी एजुकेशन बढ़ती है वैसे वैसे स्पिरिचुअलिटी से उसकी डिस्टेंस बनता चला जाता है, लेकिन इस संस्थान में दोनों का समुच्चय देखने को मिलता है, एक आनंद का अनुभव होता है। ऐसे इस संस्थान के संस्थापक हम विज्ञान भारती ने जिनको अभी सम्मानित करते हुए हम सब भी उनको गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे इस संस्थान के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, इस सभागार में जिनके सानिध्य में रह करके बहुत प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने सीखी, और विज्ञान भारती के संपर्क अधिकारी के नाते से हम सब का समय समय पर दिशा निर्देशन करने वाले हमारे सुनील अंबेकर जी, माननीय सुरेश सोनी जी, अन्य अन्य स्थानों से पधारे हुए आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, 2 दिन के इस अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के विषयों पर हम लोगों ने विचार, मंथन, चिंतन ये किया है। और अभी पिछले सत्र में जो संगठनात्मक सत्र था, इसके फॉलोअप एक्शन के लिए, फॉलोअप के लिए हम लोगों ने कुछ मानक स्थापित किए हैं, कुछ कार्य की दृष्टि तैयार की है। तो स्वाभाविक बात है कि ये अधिवेशन दिशा निर्देशन करने वाला तो है ही, परंतु दिशा निर्देशन के साथ साथ एक बड़े परिवर्तन की दिशा में विज्ञान भारती की गतिविधियां, विज्ञान भारती के द्वारा किए जाने वाले इनिशिएटिव्स, विज्ञान भारती के द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले प्रयास, इन सभी प्रकार के प्रयासों में इस अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। इस स्थान की प्रेरणा समय समय पर जिन मूर्धन्य विद्वान जनों की हम लोगों को मार्गदर्शन मिला है, उनकी प्रेरणा और हम सब कार्यकर्ताओं का जो एक सामूहिक प्रयास है, उस प्रयास के आधार पर आगामी वर्ष में हम जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, जिस प्रकार की परिकल्पनाओं को लेकर के, मुझे ध्यान में आता है कि विभाग प्रचारक के नाते से मैं जब काशी में था तो आदरणीय शंकर राव जी के साथ बहुत कुछ काशी में उनके साथ विज्ञान के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं ये करने का मौका मिलता था। आज विज्ञान भारती के माध्यम से उन सभी प्रकार की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए इस अधिवेशन के माध्यम से हम सब लोग सफलीभूत हों, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का प्रयास ये हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। कुछ जानकारियां जो मुझे देने के लिए कहा गया है, अपने इस कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में कुछ प्रचारक और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का एक सांगठनिक समूह हमारा काम करता है। उस सांगठनिक समूह में मार्गदर्शक के नाते से हम सब लोग लंबे समय से जिनका आशीष प्राप्त करते हैं, जिनके साथ बैठ करके छोटी छोटी बातों की चर्चा करते हैं और चीज़ें सीखते हैं, ऐसे माननीय शंकर तत्ववादी जी विज्ञान भारती के मार्गदर्शक हैं। उनका केंद्र नागपुर है।
मेरे दायित्व और मेरी जानकारी आप सबके साथ शेयर हो चुकी है। श्रीमान प्रवीण रामदास जी, हम सब लोग परिचित हैं। लंबे समय से 20 साल से अधिक से विज्ञान भारती में भिन्न भिन्न प्रकार के दायित्वों का प्रवीण जी ने निर्वहन किया है और इस वर्ष की 6 महीने पहले हुई गवर्निंग काउंसिल की नवीन रचना में उनके पास विज्ञान भारती के अखिल भारतीय सह संगठन सचिव का ऐसा दायित्व आया है। उनका केंद्र नई दिल्ली है। हम सबको जानकारी है तमिलनाडु प्रांत का जो जिनके पास दायित्व है श्रीमान गोपाल जी पार्थसारथी। गोपाल जी, हाँ, इधर दाहिने कोने में खड़े हुए हैं। श्री गोपाल जी पार्थसारथी संगठन सचिव तमिलनाडु और संयोजक विद्यार्थी गतिविधि, केंद्र चेन्नई है। श्री विवस्वान जी हेवालकर संघ में लंबे समय तक काम करने के बाद विभाग प्रचारक का ऐसा रत्नागिरी विभाग का दायित्व था। 6 महीने पहले उनकी योजना विज्ञान भारती में हुई है। 2 क्षेत्रों का काम उनके पास में है, क्षेत्रीय संगठन सचिव पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, केंद्र भोपाल। विवस्वान जी, हाँ, विवस्वान जी उधर है। कुछ हमारे पास पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की रचना योजना बनी है। अभी तक विज्ञान भारती के साथ 6 वर्ष लगभग लगातार काम करने के बाद अपनी कुछ व्यक्तिगत जीवन की रचनाओं में जा रहे हैं। विज्ञान भारती का कार्यकर्ता के नाते से हमेशा उनका साथ बना रहेगा। अभी मैं चर्चा कर रहा था श्रेयांश जी के साथ कि थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन विज्ञान भारती के आप पूर्णकालिक 6 वर्ष रहे हैं तो निश्चित बात है कि आगे की श्रृंखला में भी विज्ञान भारती के काम में लगे रहेंगे। श्रेयांश जी मंडलोई अभी तक उत्तर प्रदेश का विज्ञान भारती के संगठन मंत्री का संगठन सचिव का दायित्व आपके पास रहा है। अब वो अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में आगे कुछ कार्य प्रारंभ करेंगे। श्रीमान अबका जी आर, अबका आर जी क्षेत्रीय संगठन सचिव हैं अबका आर जी क्षेत्रीय संगठन सचिव दक्षिण क्षेत्र के और नीड मिशन के संयोजक हैं। लंबे समय तक गल्फ कंट्रीज में भी काम किया है आपने, एक अच्छा अनुभव है जी। श्री प्रसाद जी एक लंबे समय तक हमारा जो बंगाल और उधर का क्षेत्र है वहाँ का काम देखते रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से उस अनुभव को लेकर के पश्चिम क्षेत्र में, और आज ये जो हम लोग पूरे कार्यक्रम का एक स्वरूप देख रहे हैं, हमारी इसकी पश्चिम महाराष्ट्र की टीम के साथ मिलकर के इतने बड़े कार्यक्रम की रचना की है। तो श्रीमान श्री प्रसाद जी क्षेत्रीय संगठन सचिव पश्चिम क्षेत्र हैं और संयोजक जो साइंस इंडिया फोरम अपना गल्फ कंट्रीज में काम चलता है उसके संयोजक का दायित्व भी इनके साथ रहेगा। श्री आशुतोष सिंह जी, आशुतोष जी इधर हैं। अभी तक आपके पास अवध प्रांत के संगठन सचिव का दायित्व था। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात 4 प्रांत उसमें आते हैं, अवध है, कानपुर है, गोरख है और काशी है। ऐसा पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगठन सचिव का आपके पास दायित्व रहेगा। केंद्र आपका लखनऊ रहने वाला है। श्री अंकित राय जी यहाँ सामने खड़े हुए हैं। अंकित राय जी अभी तक महाकौशल प्रांत के संगठन सचिव का ऐसा आपके पास दायित्व था। अब महाकौशल और छत्तीसगढ़ ऐसे दोनों प्रांतों को मिला करके आपके पास दायित्व रहेगा। केंद्र आपका जबलपुर रहने वाला है। श्री आकाश पांडे जी, आकाश जी कहाँ? हाँ, आकाश जी हम सब लोगों से, मुझे लगता है कि लगभग सभी कार्यकर्ताओं से परिचित हैं। स्पेस ऑन व्हील्स के काम में लंबे समय से लगे रहे हैं। आकाश जी के पास बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो रहेंगी ही, उसके साथ ही साथ दिल्ली प्रांत के संगठन सचिव का ऐसा दायित्व आपके पास रहेगा। धीरे धीरे टीम का अपना संवर्धन हो रहा है, बड़ी टीम हो रही है, एक अच्छी बात है। विज्ञान भारती में ये सभी हमारे कार्यकर्ता और आप सबका स्नेहिल सानिध्य, ये स्वाभाविक बात है कि आगे के कामों में एक बड़ा पड़ाव तय करेगा। इस प्रकार का आह्वान करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय संगठन सचिव। विज्ञान भारती के अध्यक्ष और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर शेखर मांडे जी से आमंत्रित करता हूं कि वो आके हमें उद्बोधन दें।
मंच पर उपस्थित माननीय डॉक्टर सारस्वत जी, मेंबर साइंस नीति आयोग, माननीय श्री सोमनाथ जी, परम आदरणीय डॉक्टर विजय भाटकर जी, विश्वनाथ कराड जी, शिव कुमार जी, विवेकानंद जी पै, यहाँ उपस्थित माननीय सुनील जी आंबेकर, माननीय शंकरराव जी तत्ववादी, माननीय सुरेश जी सोनी, सभी बंधु और भगिनों, I thought I will share with two personal stories from Delhi and about the people who are present on the stage. Dr. Saraswat has been a great support to all the scientific community in Delhi. And I can tell you with all the confidence that whenever we had any difficulties or any tricky situation to resolve, we always used to form a committee with Dr. Saraswat as the chairman. And we have received his support. Indian science has received the support because of his solid background and his great support for us. I'll also tell you another personal story. And CSIR and ISRO, we are trying to work together on something called a closed loop trisonic tunnel, which we think that will catapult the country into the next generation technologies, whether it be missiles, whether it be space, whether it be civilian aircrafts, whether it be military aircrafts. And that file was going back and forth until Somnath arrived in Delhi. And very pleased to say that working with Somnath, although we had a very short overlap, was a great pleasure. And after he came, the file actually moved very far. All of us have had last very 2 good days discussing about different aspects. As Vivekanand ji Pai has already said, that 3 principal topics that we discussed was about NEP, one was about lifestyle, and one was about energy. And I'm sure all of you are going back to your respective places with very strong messages in these 3 topics, and you'll make sure that you will percolate the message to all the Karyakartas in your region. We also had the privilege of having address by Manya Sureshji Soni about what are our larger perspectives of science with Indian spirit, हमारी भावनाओं से, भारतीय भावनाओं से किस तरह विज्ञान की, मानवता की और विश्व की प्रगति हो सके. So all of us are going back with very positive thoughts on all this, and I'm sure all the Karyakartas will carry the message back to their respective prants and percolate the message to everyone around all of you. Finally, I would like to thank Dr. Vishwanath Ji Karad for having made this beautiful venue available to all of us. And the arrangements here have been near perfect and a beautiful location. So thank you, sir, for making this available to us. Normally, we don't have the tradition to thank our own bandhus and bhaginis, but आप सभी यहाँ पर आए, इसलिए एक औपचारिक रूप से आप सभी का बहुत धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. विज्ञान भारती के संपर्क अधिकारी के रूप में हमारे बीच में जिनका सतत रूप से मार्गदर्शन रहता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से प्रचार प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं, ऐसे श्री सुनील आंबेकर जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं. श्री सुनील आंबेकर जी. आज विज्ञान भारती के इस 6वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सब उपस्थित रहे और आप सबके सहयोग से, सहभाग से अधिवेशन सफल रहा. इसके लिए आप सभी का अभिनंदन, बहुत सारी शुभकामनाएं. आज हमें ही नहीं, पूरे देश को जिन पर गर्व है
ऐसे वैज्ञानिक श्री सोमनाथ जी, श्री विजय भाटकर जी, सारस्वत जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, और साथ ही विज्ञान भारती के सभी पदाधिकारी, श्रीमान विश्वनाथ कराड़ जी, और आप सभी को, सभी प्रतिनिधियों को, जो भी विज्ञान भारती के प्रांत से, अलग अलग प्रांतों से कार्यकर्ता आए हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जिस तरीके से इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य किया है, ये वास्तव में अभिनंदनीय है, और ऐसा ही ये कार्य आगे चलता रहे और ज़्यादा उत्साह के साथ आप यहाँ से संदेश लेकर जाएं और वो देश के सभी लोगों तक पहुँचाएं। यहाँ 2 दिन में जो चर्चाएं हुई, जो अपेक्षाएं, जो योजनाएं बनी, उसको भी लेकर जाएं और आप सभी लोगों तक वो पहुंचाएं। और निश्चित रूप से कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका अब ये अभ्यास बना है कि विज्ञान भारती के कार्यकर्ता कोई नई योजना लेकर आए और फिर उस योजना में उत्साह से सब लोग लग जाएं। ये देश भर में बहुत लोगों का अब अभ्यास हुआ है, इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ी है कि अब हम कौन सी योजना लेकर जा रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं, और उसको हम किस तरीके से उसको आगे लेकर जाएंगे। तो इन जिम्मेदारियों को भी हमारे कंधे पर हमने लिया है, और उसको मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसको अच्छे से निभाएंगे। विज्ञान भारती की यात्रा में कल से जो चर्चा हुई, तो ये बात सबके ही कहने में आई है कि विज्ञान भारती के सभी लोगों ने मिलकर काम भी किया और कुछ नाम भी कमाया। तो काम तो परिश्रम से काम किया है, लेकिन नाम कमाने के लिए और भी कुछ करना होता है। मतलब अच्छे तरीके से काम करना, अच्छे उद्देश्य के साथ काम करना। तो मुझे लगता है कि ये जो अच्छी परंपराएं हम लोगों ने बनाई है, और विज्ञान के विषय से बहुत सारे विषय होते हैं इधर उधर के, लेकिन विज्ञान का जो एक मुख्य मुद्दा हमने हाथ में लिया है, उस मुद्दे को लेकर निरंतर चलते रहना बिना कोई इधर उधर भटकते हुए, ये जो एक पक्का संकल्प हम सब लोगों का है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे विज्ञान क्षेत्र में सभी लोगों के लिए एक आशा विश्वास का स्थान, या जिसकी ओर देख के कुछ आश्वस्त हो सकते हैं, ऐसा एक नाम विज्ञान भारती ने कमाया है। और ये अपने अभी तक के कार्यकर्ताओं ने किए हुए काम के आधार पर हमें पूंजी मिली है, उसको लेकर हम लोगों को आगे जाना है। जैसे कल भी चर्चा हो रही थी कि जैसे जैसे एक एक उपलब्धि, यहाँ सोमनाथ जी और बाकी सब बैठे हैं, जैसे जैसे एक एक उपलब्धि हो रही है, वैसे वैसे देश के सभी लोगों का उत्साह और विश्वास भी बढ़ रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि हाँ, हमारे देश के लोगों में भी ये शक्ति है, ये क्षमताएं हैं, और हम कर सकते हैं। ये उत्साह जो है, इसने हमारे देश को एक पूरा एस्पिरेशनल, यानी आकांक्षा या महत्वाकांक्षा रखने वाला देश बना दिया है। जिस देश में एक उत्साह है, एक उमंग है, और एक संकल्प भी है कि हमें आगे बढ़ना है, आकाश की ऊंचाइयों तक आगे बढ़ना है। और स्वाभाविक रूप से इन ऊंचाइयों को छूने में विज्ञान एक बहुत महत्व की भूमिका निभाता है आज के आधुनिक समय में। और इसीलिए उस दृष्टि से अब देश जिस मोड़ पर है कि हम आगे, हमें बढ़ना है, सब क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो उसमें विज्ञान की भूमिका क्योंकि महत्व की रहने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से विज्ञान भारती के हम सब कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न भी है समाज के सामने, राष्ट्र के सामने। जैसे मैं कई बार सोचता हूं कि वैसे तो हर सभ्यता, हर समाज जो होता है, वो निरंतर अपने जीवन में सुधार करना चाहता है, सुविधाएं, अधिक सुविधाजनक जीवन हो, ऐसा प्रयास करता रहता है, सब जो को करते हैं। परंतु जब वो
ये करते समय केवल अपनी सुविधाओं का या केवल अपने बारे में सोचता है तो शायद वो बहुत सारी चीजों से समझौता करता है, पर्यावरण से और भी बहुत सारी बातों से। और इसलिए हम जब अपने प्रगति की बात सोच रहे हैं, अपने सभ्यतागत विकास की बात, सिविलाइजेशनल आगे प्रगति की बात सोच रहे हैं, तब इन सब बातों का सोचना बहुत आवश्यक है। और इसलिए एक इंटीग्रेटेड व्यापक रूप से हर बात में सोचना आवश्यक है। और ये मुझे लगता है हमारा वास्तव में भारत का रास्ता है, भारत का विज्ञान है, भारत का ज्ञान है, और इसको स्थापित करना ये सारे समय में बहुत आवश्यक है। एक बात बहुत महत्व की है, पिछले 300-400 वर्षों में हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई और दुनिया भर के उसके कारण बहुत सारी नई बातें आती गई। और ये बात भी दुनिया में हुई कि बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं, अपने जीवन के मूल्य है, अपनी जीवन की परंपरा पद्धतियां, तो लोगों ने जो तकनीकी आई उसके अनुसार मार्केट आया, उसके साथ अपनी संस्कृतियों के साथ भी लोग कुछ ना कुछ समझौते करते चले गए, क्योंकि नई नई तकनीकी आती गई, लोगों के जीवन में अभाव भी थे, तो ये चलता ही गया है। अब मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्र इस मोड़ पर है कि हम समझे कि भाई हमें कैसे जीना है, और उसको जीने के लिए और अच्छा करने के लिए हमें अपने विज्ञान के आधार पर कौन सी नई तकनीकी चाहिए, कौन सी नई रचनाएं चाहिए। और इसलिए टेक्नोलॉजी के आधार पर चॉइस ऑफ कल्चर नहीं होना चाहिए, हमारे कल्चर के आधार पर, हमारे जीवन की पद्धति के आधार पर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये जो भारत का मुख्य रूप से मुझे लगता है कि संदेश होगा, और जिसमें ये सारी बातें आती है, इसके बारे में और आप लोग सोचें, और इस बात को हम अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे तो भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान सब क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। परंतु उसके साथ ही संस्कृति के कारण जीवन में एक जो शांति और सुख आता है, उसका भी लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ें, इसके लिए पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुनील जी। और जितना भारत के हर एक नागरिक को गर्व है और विज्ञान भारती के हर कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर गर्व है, और विज्ञान भारती के हर कार्यक्रम के लिए सदा अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए मेहनत करते हैं और हमें आपका आशीर्वाद देते हैं, ऐसे इसरो के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव, और आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति के लिए हमारे बीच में बेंगलोर से आए हुए श्री सोमनाथ जी को मैं अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री सोमनाथ जी। Good evening, all of you, all the dignitaries on the dais, off the dais, my pranams, greetings. I'm really honored to be invited in this function, which is a concluding function of this Baitak. I was thinking that such a congregation, when it is happening, the topic that you have already discussed, Sri Vivekananda Pai has already gave a highlight about it. But then from my side, I would like to share only a little bit of topics which could be of importance to you. Because I come from a background of science and technology. And we also deal with people, especially the people in education, deal with students, budding scientists, youth who is full of energy, who wants to do something for the nation. They will come up and tell us, look at India. We claim to be one of the nations who used to be one top in the science and technology domain maybe many years back. And due to historical reasons, whatever claims that we had has all been washed away. Today we are dependent on the brought out technology and science. And those indigenous science and technology that we developed here, though we claim quite about it, but are being criticized, are being looked upon, not as technology and sciences, but as some, those findings that you are drawing from some literature.
Recently, one doctor has written about yoga. He said, yoga is not scientifically proven to produce any useful results. And there is some other writing which I have heard about Ayurveda, the same criticism. It looked upon Ayurveda as not rigorously scientifically evaluated to have any medical benefit. I think many such scientific findings that originated from Bharat. There are many. I think you know about all of them. The Vedic mathematics, the metallurgical processes of zinc, iron, and many other melting. Ayurveda, yoga, linguistics, rocketry, astronomy. I think many other domains that came up. Though little bit of literature and scientific proofs are available, that we lack today is the process of rigorously addressing them and looking at from the eyes of the modern world. Of course, this modern has always been an issue. I had an opportunity to discuss with one of the doctor who is an MBBS in the modern science and as well as a BAM, an Ayurvedic medicine degree holder, both. She told me the whole issue of looking at scientifically these two domains is like looking at a religion from the philosophy of another religion. They are very different. It's the philosophy that matters, each of them. So when you look at the modern science and the way of rigor of scientifically looking at it and proving it, sometimes creates problem because the philosophy of Ayurveda is entirely different from the philosophy of the modern medicine. I think all of you know the modern medicine looking at people who will be treated with the medicine and some another set of people who will be looked at and treated with the medicine for a particular disease. But we know Ayurveda is not looking at disease as an element that need to be cured by the application of the medicine. They don't look at even disease, they look at the whole of the person, his life, his environment, where he comes from. And it's a whole of body science, which includes body, mind and everything. And you cannot treat through an Ayurveda the way you treat through a modern medicine. So the matrices of evaluation are different. And this is the classic conflict that exists in proving many scientific problems from the eyes of the modern, from the eyes of the Oriental. This is something which we need to make and address to the community of scientists who are dealing with this domain. I come from the space area. I think all of you know that we have made great strides in space and science and technology. Building of rockets, building of satellites, launching them, looking at Earth, looking at heavens, looking at Moon and Mars and planetary bodies. Something that we have really achieved in the last journey of 60 years. And this is built by the people of India. Today we all know that it is not a borrowed technology. Of course we got help in the early phase of our building it. But then quite a bit of it has been built in the recent years is indigenous. When we landed our Chandrayaan on the moon, I can proudly say it is built in India by our Indian people. The instruments that found its way to reach moon and land precisely were all built by us, not purchased. It means that we have the taqat, we have the capability to do it in India. And this is something that gave the confidence to those young people who look at this mission as a great accomplishment. And I tell them that you have that ability to learn from what you have been looking at from the West. You look at very sincerely, but you need to create it on your own. And when you look at the future, this nation towards the future, we see science and technology as an important element in the transformation. As Sunil Ambedkar ji just mentioned, we need to depend on the knowledge of science and technology for the progress of the nation. And Vijnana Bharati can do quite a bit on it, quite a lot on it. Let me tell a few domains which will be very important in the days to come. As a nation of 140 crore people, for us, food becomes very important. Agriculture is one of the important domains that we need to address. And continuing to provide sustainable food, water,
and all the essential livelihood items for the people will become very important topic when many issues like the climate change and other issues that slowly going to grip us. So here we need to apply technology in a bigger manner. Another important domain for us is education, and connect education to innovation, to industry and research. This domain is also equally important. The growth of science and technology happens only when there is an active research happening somewhere. And the research happening in institutions are connected to industry to produce a product. There is a weakness in the system today in this country to a greater extent, I must tell you. Having a little bit of exposure to this domain, I can tell you the type of research that contribute to innovation, converting that into a product in industry to produce a business, I think those links are still very weak. I think this is one area that we need to address and solve over the years. Of course, we are very good in IT enabled and electronics. I think this area need to be expanded in the coming years. Because we know today the future of the economy is going to be driven by these three elements. We need to focus on it, and I'm very happy that it's happening today. Of course, there are many other domains that are connected to some of these areas, but then I can tell you that if you have strength in these three, I think we will be great in the world. Of course, I can tell you that in the domain of education, since we are in the MIT World Peace University and it is great beautiful hall, we must thank such people. Over the last few years, I had opportunity to visit many universities that have come up in India. Really, the research ecosystem that has been created in these universities are phenomenal in terms of equipments, research fundings, capable professors and faculty. Only thing that we need to do today is connecting those institutions, academic institutions, with the industries. This is still very much lacking. In fact, I had an opportunity to talk to many of those industrialists who have been working in this domain, not drawing much of their innovations from these universities for building a business. This connect is something that is very essential, and how to invest in educational system for promoting research in such universities should be one of the important topics that we must drive in the days to come. It could be in many areas. It could be in IoT. It could be in agricultural support system. It could be in developing new sensors that will help us to better the watering, application of fertilizers, crop forecasting, or maybe better utilization of land, degradation of land evaluation, and many things can be done using application of technology even just in agricultural field. Of course, in the domain of electronics and IT, I think we have made great inroads into infotech. For example, in the fintech area, we have made great inroads, especially the technology that has shown useful product in building finance connected to the technology. But then in terms of products and services that you are able to build indigenously, we still lack. We working in space area, I can tell you, the rockets and spacecraft that we build, 95% of the rockets are built in India using our own materials. Only 5% of the materials are imported. But for satellites, I am still importing 50% of the materials, because satellites contains that much of electronics. And if you have to depend on our own knowledge and skill to build satellites for the future, it's just not satellites. It will be your mobile phones, it could be your communication equipments, it could be your strategic equipments. Everywhere electronics plays an important role. And if you have to be self-reliant, you need to invest and create that capability over a period of time. And this becomes one of the important domains that we need to invest and create. Just not some of the commercial foundries that are coming is just not enough. Research has to happen. Capacities of people has to be increased in universities. So this is one important area, and that connect between industries to do innovation in electronics and IT revolution is something very much essential for the nation to reverse this trend that has been lost over the last 20-30 years. I can prolong on topics of this nature, but then it's not the topic of discussion today. But I want to thank you for the direction that you are taking in bringing the findings of our ancient forefathers in many domains. For example, mathematics, for example, the
work done in mathematics is phenomenal, especially in the domain of Vedic mathematics. 2 days back, I was in Vikram Sarabhai Space Center. There is one Professor Adimurthy. He showed me 5 books on Vedic mathematics, written by a great scholar in Andhra Pradesh, a lady who is 95 years. She has written the book on Vedic mathematics. And on the left side, you can see the classical mathematics, how they are solved in differential equations and numerical techniques. And on the right side, it is shown how we can solve the same problems with much ease and much faster using the approaches in the Vedic mathematics. Really wondered to see those 5 volumes of thick books using the techniques that have been developed in Vedic styles in mathematics. And how many of us are teaching our students these methods and techniques, which can actually revolutionize the way in which we think in the approaches to mathematics teachings in the schools and colleges. We must pick up those elements and then bring it to the universities. Possibly you know about Surya Siddhanta, the one which talked about the movement of earth around the sun, how to calculate the distance of the moon around the earth. That's almost equal, very well calculating the diameters of earth and moon, the periodicity, everything is calculated beautifully in that text, a Sanskrit text. Talks about the entire astronomical findings of that time, which travel from India to the Arabic nations and back to Europe, which created the astronomical revolution of astronomy science in those parts of the world which we couldn't gather, which came back to us through various other channels today. We need to look at it and then work on it and continue the research that we did on that topics for the years to come, so as to gain that prominence that we lost over the last so many years. Let me bless and wish Vijnana Bharati will lead that light to bring that glory to us once again. My greetings and best wishes for all those who are taking part in this, and be very thankful to being invited today to be amongst those luminaries who are sitting here. Thank you so much. Thank you so much, sir. Your words of wisdom will definitely encourage every Karyakarta of Vijnana Bharati working in the different part of Bharat. A man who doesn't need an introduction, a man who built the various institutions of the country and presently working as a member of a Niti Aayog, former chairman of a DRDO. We have an honor and presence of Dr. V.K. Saraswat, who has been mentor for us many years. I request you, sir, please address the gathering. Thank you. Good evening, Dr. Somnath, Professor Karat, my dear old friend, Dr. Vijay Bhatkar, Shri Sul Ambekar ji, Shri Shekhar Mande ji, Vivekanand ji, Shri Sharma ji, and all the distinguished members of the Vijnana Bharati and delegates coming from different parts of the country. I consider it as a great honor to be part of Vijnana Bharati's deliberations, and I have been lucky that whenever there has been a major event, Vijnana Bharati has always made me a part of it. My coming over here is also due to a phone call from Mr. Vivekanand that I should be here today. Fortunately, I could shuffle some schedules and could come over. The only thing I did not know that it was a valedictory function. I was thinking that it is some kind of a session. So I told him I'm going to talk to you on energy. So he said, you come here, you talk on whatever you want to talk. So thanks for giving me that freedom, and thanks for listening to me on a subject which we have already discussed over the last 2 days. I'm going to rush through some of the things because of paucity of time, but the fact remains that we have energy as one of our major area of concern. Because if you look at energy, why we are looking at energy today? Mainly because of the reason that we need more and more energy, and whatever ways and means of producing energy are there, they are responsible for
greenhouse gas emissions, and these emissions are responsible for the climate change. We all know that 75% of the greenhouse gas emissions are nearly 90% of all CO2 emissions. And most of them are human activities like our power generation, manufacturing, agriculture, land use, transportation, and so on. Besides, of course, there are natural reasons, but it is the human drivers which are largely responsible for the global warming. So, often it has been said that India has been responsible, or the developing nations are responsible for polluting. But I want to give you a figure which we presented in the G20, that 75% of the world greenhouse gas emissions, the figure is of 2020, are coming from the developed nations, that is G20 countries. And India, out of the 6.8 tons of carbon dioxide equivalent which is coming from the global, we only contribute about 2.9 tons of and per year, which is less than about 45%. And between 1850 and 2021, our contribution has been less than 4%. So that is so these kind of things are not very important. This is the era of sustainability, and one of the sustainable development goal is goal number 7, which is basically in respect to energy, that we should ensure sustainable energy for humanity, nurturing the quality of life from all aspects known to men. And 3 pillars are energy access, energy efficiency, and the clean and affordable energy. So our trilemma is that energy security, which is basically management of primary energy supply, energy infrastructure, and ability to provide for all. Energy equity is accessibility and affordability of energy supply across the population. And environment sustainability is providing all the energy demand without polluting, and hence resorting to the renewable sources and low carbon strategies. That is what we are talking of. If you look at all of us, what are the sources of energy production? These are globally, fossil fuels are producing energy about 86%, and renewable and nuclear is only about 14%. Whereas in the case of India, our fossil fuels are contributing about 84%, and renewable and nuclear are producing only about 16%. So that is the kind of change we have as far as these things are concerned. Now, what are the factors which are contributing? What are the sectors which are contributing to the pollution? If you look at that, our greenhouse gas emissions in the India 2019 figure is about 1,332 million tons of carbon dioxide comes from the industry, power sector. Industry is another one, transport is third one, and then agriculture and others. And there has been a 300% increase in the greenhouse gas emissions from what it was there earlier. So we have, although we have done some work, so 33% is the change in the energy intensity between 2019 from 2005. How much energy we'll need? NITI Aayog has been given this task to evaluate how much money, how much energy we'll need. So if the total energy supply is seen, about 9,647 terawatt hours is what we have today. If we continue with the business as usual, by 2047 it will be 2.2 times, and if it is go to net zero, which has been identified in 2047, that pathway, it will be about 2.1 times. And the demand will also go in the same way, about 2.4 times and 2.1 times by about 2047 in 2 scenarios. But what will be the share of the coal in this? If you find that today we are about 49% energy coming from the coal. In 2047 it will be 37%, and when you take net zero scenario, it will be about 29%. That means even in 2047, coal will still be one of the sources for producing energy. But the coal will not be used the way we are using today. It will be using to the clean coal technologies with net zero commitments. That will be the way we will be using the coal. If we have to
reach the 1.5 degrees Celsius scenario, that means the temperature should not exceed 1.5 degree. There has been a simulation done by NITI in which globally we have to reduce about 36.9 gigatons of carbon dioxide per year, in which renewable should be 25%, energy conservation and efficiency should contribute 25%, electrification 20%, and so on. For India, it should be 1.4 gigatons of carbon dioxide per year, where the demand of electrification and efficiency will be about 51%, green hydrogen about 15%, and others. So this is the kind of things we have to do if we have to really make 1.5 degrees Celsius as a reality. All this is feasible only if we follow a strategy which requires a few enablers and few strategies. There are two sets of enablers. One is the coherence and stable policy framework. Another one is the investment and financing shifts. And the four strategies which are essential are the decarbonization of the power combined with extended electrification and decarbonization of activities that cannot be easily electrified. Accelerating in the pace of energy productivity and improvement and optimization of the fossil fuel use within the overall carbon budget constraint. Then only you can get the transition to low carbon energy. All of you know that we as a country have made commitments in the COP 26, 27, 28. And as per that commitment, our NDC targets are 50% installed power capacity of non-fossil by 2030, 45% reduction in emission intensity by 2030, additional carbon sink of about 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030, and achieving net carbon emissions by 2070. This is our NDC targets which we have given. What is the strategy which country has decided? It has decided that we will do industrial decarbonization, we will use clean coal technologies, we will use carbon capture, utilization and storage, we will use alternate fuels like methanol, ethanol and ammonia. We should use nuclear power for base load operations along with the renewables. We should use commercial energy storage systems, and we will go for natural gas and green hydrogen for other aspects of energy production, and we will base our things on sustainable mobility rather than the present fossil fuel mobility. For this, the clean coal technologies are important. So instead of using supercritical plants, we will use advanced ultra supercritical plants where the efficiency will go up to about 47% and emissions will come down drastically. We will use carbon capture and utilization. All the industrial sector, including the power, industry and others, they contribute significantly. So if we use CCUS, carbon capture, utilize or store in the ocean or in the basalt rocks, then we can get about 63.86% of emissions addressable by CCUS. We can do that. Other one is use of green hydrogen or hydrogen. We have announced the National Green Hydrogen Mission, which has got a global hub. India should become a global hub for hydrogen with a total outlay of about 19,744 crores. Green hydrogen, for which we are incentivizing the manufacturing of the hydrogen. We are incentivizing the electrolyzer manufacturing. We are incentivizing the other transportation and mobility aspect. But if the green hydrogen has to become a reality, the cost of electrolyzer has to be reduced by 80%. The electrolyzer efficiency has to be raised to 76%, and the power which is needed for electrolysis should come down to at the rate of 2 rupees per unit. I don't know how many of you have ever thought what is required if we had to make 5 million tons of green hydrogen by 2030. You need 211 gigawatts of solar power. You need about 141,000 to 191,000 hectares of land, and you need about 160 billion liters of water per year
if we have to achieve this kind of a goal of 5 million tons by 2030. So my suggestion is that while we will work for the green hydrogen, we should grow from blue hydrogen to green hydrogen. Blue hydrogen is one in which it can be produced from the fossil fuels, coal and others, but you should capture carbon dioxide. It will cost only about $1 to $1.5 per kg, whereas the present green hydrogen costs about $5 to $6 per kg. Hydrogen, if you use by electrolysis using the Indian power grid, adds about 30 kilograms of carbon dioxide emissions per kg of hydrogen, whereas the blue hydrogen adds only about 1.7 kg of carbon dioxide per kg of hydrogen. And hence, blue hydrogen will eventually lay the path for green hydrogen with incremental greening of the source of electricity. Methanol is a carrier of hydrogen. It can be one of the fuel which can be used, and it can be produced from MSW, agri-waste and so on, whereas carbon intensity of biomethanol is only 2.15 kg of carbon dioxide per kg of hydrogen, with 90% of greenhouse gas emissions compared to the grid-based electrolysis. And another advantage is if you use methanol and do onboard reforming, you can have unlimited range and have long-range commercial vehicles running on that. But all this requires a lot of money. We have said that renewable energy installations are subjected to grow at the rate of about 35 to 40 gigawatts. And that means it will be 280 gigawatts to 140 gigawatts installed capacity. This will require 220 billion US dollars. That means about 3 times increase from what we are having today. Other requirement is that we should have storage of electricity, because renewable power needs storage. Today hydropower is about 51,794 megawatt, where the pump storage requirement is about, presently is about 4,746. We need much more than that if you want to get all that. Government of India has already announced a program of 100 gigawatts of pump storage facility with the incentive schemes which have been already put across. Same thing is happening in the sector of mobility, direct EVs, flex fuel vehicles, then advanced fuels like methanol, ethanol, and alternate batteries like lithium ion, sodium ion, hydrogen fuel, and so on. But the main thing is that the emissions should come down to less than 100 grams per kilometer. If the present technology, most of the countries are not able to do that except Europe, whereas if you have to reach 50 grams per kilometer, you have to have EVs in a big way, plug-in hybrids, and the fuel cell vehicles. Same thing is required, that the overall energy storage requirement of all end-use applications is estimated to be about 2,460 gigawatt hours by 2032. This is for stationary storage as well as electric vehicles. Another area which is going to come in a big way is the use of nuclear energy. As a base load for renewable power, nuclear energy is the cleanest form of energy, and for which the new technology which is emerging is the small modular nuclear reactors, which is affordable, economic, it is modular, it can be produced like the automobiles today. It doesn't need that much of land space. It can be replacing the aging our fossil fuel plants. And best energy mix for India, especially in the net zero emission scenario, is to use renewable energy paired with a steady carbon-free source like nuclear energy. There are more than 98 SMR modules are being developed. Out of that, 56 are already active across the world. India is also working on nuclear hydrogen. Our Department of Atomic Energy is working on producing a nuclear reactor which will produce electricity as well as heat. Electricity will be used for electrolysis of water, and heat will also be used for thermochemical reduction of hydrogen, of water into hydrogen. This will be a completely clean hydrogen production method and cheapest method of doing that. One of the major requirements which is critical for us, all of us to look at, is the materials which will be needed for energy are scarce and they are required in large quantity, and hence we have to work on new mining technologies, mining methods,
You can see copper, nickel, chromium, zinc, rare earths, offshore wind, onshore wind. Coal and nuclear need minimum material, but others need lots of material. So material becomes a major problem per megawatt. So the challenge is for producing green hydrogen, almost 90% greening of the grid is required. High cost of electrolyzers and import dependency has to be reduced. Unaffordable cost of green hydrogen till 2030 is a major question. Carbon capture and utilization requires techno-commercial barriers in realizing industrial scale acceleration. Investment with government support needs to be accelerated. Harmonization of codes is required, and R&D is required for reducing the cost of carbon capture from today's $50 per ton to about less than $25 per ton. Mobility, high import of the storage battery, even today that is a problem. Low rate of penetration of clean electricity in the electrification strategy. Small modular reactors, major problem is we need more and more participation of the private sector in this, for which the Atomic Energy Regulatory Act will have to be modified, and we should do the correct fuel cycle so that we can use our thorium fuel which is available in abundance. To conclude, I will say, to promote low carbon energy transition, we need a judicious mix of the following: increase in the contribution of the renewable energy in electricity generation, use of CCUS in fossil fuel biomass power plants, use of hydrogen and methanol in the energy and transportation sectors, enabling penetration of green hydrogen in steel, refinery and chemicals, and utilization of nuclear via the SMRs. Success of strategies hinges heavily on the availability of the finances, technology collaboration, and developing inclusive carbon pricing and taxing policies, and other financial interventions that encourage the use of alternative resources and dissuade the use of fossil fuels. That is the way we can get sustainable energy. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your very kind and the need of the country to sustain in the 21st century when there are huge crises are standing in front of us. Vigyan Bharati, with this particular issue, is focusing the upcoming years to work on the green energy and how all our units can work on it. Now, we are proceeding for the conclusion of the validatory function. For this, I request National Secretary Shri Kompela Shastri ji to propose the vote of thanks for the 2-day Rashtriya Adhiveshan. धन्यवाद अरविंद जी, सभी को आभार पूर्वक धन्यवाद, नमस्ते। मैं पहले जब हम इधर राष्ट्रीय अधिवेशन में आ रहे थे तब हमको सूचना मिला है कि सभी कार्यकर्ता एक अम्ब्रेला और रेनकोट लाने के लिए एक सूचना मिल गई, लेकिन परमेश्वर परमात्मा के कृपा से ये 2 दिन बारिश नहीं हुआ है, इसलिए हम पहले विज्ञान भारती के तरफ से परमेश्वर परमात्मा का आभार और धन्यवाद पूर्वक प्रणाम करते हुए आज इस समापन सत्र में जो उपस्थित परमादरणीय डिग्नेटरीज, उन सभी महानुभावों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर सोमनाथ जी, in spite of his very busy and hectic schedule, all the way he came here, he inspired us with his motivational speech. Thank you, sir. Thank you for your inspirational presence here in this 6th National Conference of Vijnana Bharati. बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मेंटर डॉक्टर वी के सारस्वत जी,
member Niti Ayog, for his thought-provoking presentation. Sir, thank you very much, sir, for your thought-provoking presentation on climate change and बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मार्गदर्शक परमादरणीय पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर जी, उनका जिसकी गरिमामयी उपस्थिति के कारण हमें इंस्पिरेशन, सभी विज्ञान भारती कार्यकर्ता को इंस्पिरेशन मिल रहा है। आदरणीय भटकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अलौकिक विश्व शांति स्तूप परिसर में इस राष्ट्रीय अधिवेशन को आयोजित करने की अनुमति दिया है परमादरणीय प्रोफेसर विश्वनाथ करांड जी, प्रेसिडेंट ऑफ MIT ADT। ये परिसर हमको देखने से लगता है कि ये भारतीय चिंतन और क्वालिटी एजुकेशन का एक अनूठा संगम ऐसा लगता है। इस ध्यान केंद्र में, इस स्पिरिचुअल सेंटर में, डिवाइन वर्ल्ड पीस डोम में ये कॉन्फ्रेंस करने के लिए अनुमति और सभी एक अरेंजमेंट्स देने के लिए दिया है। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। To accommodate all the delegates coming from all over Bharat, not only they have given accommodation and arranged all things, they have also rescheduled their examination to make all these arrangements. Once again, I thank entire team of MIT ADT, Dr. Mangesh Karat ji, Executive Director, Vice Chancellor, Dr. Controller of Examination, Dr. Jnaneshwar Neelvarnan, and Registrar Dr. Mahesh Chopade ji, Associate Director Suraj Bhoire ji, सभी MIT टीम को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इस राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए इधर एक स्वागत समिति के गठन हुआ है। सभी स्वागत समिति सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस महाराष्ट्र राज्य सरकार आर्थिक सहयोग दिया है, उनको भी हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय अधिवेशन का पुणे का ये स्थान निश्चित हुआ 6 महीने पहले। तब से लेकर हमारा पश्चिम महाराष्ट्र का विज्ञान भारती का पूरी टीम लगातार बहुत परिश्रम किया है। बहुत परिश्रम से ये सभी अरेंजमेंट्स किया है। सभी पश्चिम महाराष्ट्र कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पश्चिम महाराष्ट्र सचिव डॉक्टर मानसी मालगांवकर जी, अभी वो गवर्निंग काउंसिल सदस्य निर्वाचित की अपॉइंटमेंट हो गया है उनका। और अधिवेशन का कन्वीनर है डॉक्टर मयांक जी, को कन्वीनर डॉक्टर कौस्तुभ सखारे जी, और ट्रेजरर डॉक्टर अभिषेक कुलकर्णी जी, और इन्विटेशन कमेटी का मेंबर्स है श्री RV कुलकर्णी जी, श्रीकांत कुलकर्णी जी, रमेश दाटे जी, लीना बावडेकर जी, शक्ति का सेक्रेटरी जनरल है, और श्रीमती मनीषा कुलकर्णी जी, ट्रेजरर नेशनल शक्ति, और इस वेन्यू का कोऑर्डिनेटर है श्री जीवन पाटिल जी। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी डेलीगेट्स, डिग्नेटरीज इस 2 दिन में पूरा सत्र में सहभाग लिया है, सभी को धन्यवाद। डायरेक्टर्स, देर आर सो मेनी डायरेक्टर्स एंड वाइस चांसलर्स in this
राष्ट्रीय अधिवेशन, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सभी को धन्यवाद। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से काम किया हुआ सभी कार्यकर्ता और जिनका नाम मैंने उल्लेख नहीं किया, सभी को मैं उनको भी मैं प्रणाम देता हूं। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते।